हेलो फ्रेंड्स, वंस अगेन यू आर वेलकम इन दिस चैनल। तो आज की क्लास में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं बेस थ्योरम के बारे में। बेस थ्योरम प्रोबेबिलिटी का एक सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है, जिससे हर एक साल आईआईटी एडवांस या आईआईटी मेंस में कुछ ना कुछ अच्छे लेवल के क्वेश्चन आते हैं, और 12th के बोर्ड में भी बेस थ्योरम से हर एक साल क्वेश्चन पूछ जाता है। तो ये बेस थ्योरम काफ़ी इजी टॉपिक भी है। इजी टॉपिक इसलिए क्योंकि हम एक बार जब इसे अच्छे से सीख जाते हैं तो इसका सवाल कभी भी गलत नहीं होता है। तो आइए हम देखते हैं बेस थ्योरम क्या होता है, उसे पढ़ते हैं। तो बेस थ्योरम को एक और नाम से जाना जा सकता है, वो होता है रिवर्स थ्योरम, रिवर्स प्रोबेबिलिटी। तो बेस थ्योरम को रिवर्स प्रोबेबिलिटी भी कहते हैं। अब रिवर्स प्रोबेबिलिटी क्यों कहते हैं ये आपको आगे पता चलेगा जब इसका क्वेश्चन देखिएगा तब। तो जनरली बेस थ्योरम अगर आप सीखना चाहते हैं तो आपको 3 चीज़ आना चाहिए अच्छे से। पहला, नॉर्मल प्रोबेबिलिटी निकालना, नॉर्मल प्रोबेबिलिटी निकालना। दूसरा, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी जानना, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी क्या होता है, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। और तीसरा, टोटल प्रोबेबिलिटी। अगर ये तीनों को आप अच्छे से जानते हैं तो आपका बेस थ्योरम का क्वेश्चन बहुत ही इजी लगेगा, और ये क्वेश्चन आपसे कभी भी गलत नहीं होगा। जैसे कि हम नॉर्मल प्रोबेबिलिटी जो है हम वीडियो के पार्ट 2 में पढ़ाए थे। जब क्लासिकल डिफिनेशन प्रोबेबिलिटी पढ़ा रहे थे तो पार्ट 2 में पढ़ाए थे नॉर्मल प्रोबेबिलिटी क्या होता है। कंडीशनल प्रोबेबिलिटी अगर आप जाइएगा पीछे वीडियो देखिएगा तो पार्ट 5 में हम काफ़ी अच्छे से कंडीशनल प्रोबेबिलिटी पढ़ाए थे, और ये टोटल प्रोबेबिलिटी है सो पार्ट 11 में, प्रोबेबिलिटी का पार्ट 11 में हम ये टोटल प्रोबेबिलिटी पढ़ा है। तो आइए एक एग्जांपल के हेल्प से हम सबसे पहले ये तीनों चीज़ को अच्छे से समझ लेते हैं, फिर हम बेस थ्योरम पे जाएंगे, क्योंकि बेस थ्योरम को जानने के लिए ये तीनों को जानना बहुत ही ज़रूरी है। क्योंकि हर एक क्वेश्चन में ये तीनों का कॉन्सेप्ट लगेगा ही, और बिना ऐसे के कॉन्सेप्ट जाने भी हम बेस थ्योरम क्वेश्चन को नहीं बना सकते हैं। तो जब हम ये तीनों पॉइंट जान लेंगे अच्छे से तो आप देखिएगा आपको लगेगा बेस थ्योरम कुछ नहीं है, काफ़ी ईजी है बेस थ्योरम। तो आइए देखते हैं नॉर्मल प्रोबेबिलिटी क्या होता है और कंडीशनल प्रोबेबिलिटी क्या होता है। एक क्वेश्चन की हेल्प से हम समझते हैं। मान लीजिए आपके पास 3 बॉक्स है, ये B1 है और ये B2 है और ये B3 है। 3 बॉक्स है। B1 में 2 रेड बॉल है, 2 रेड बॉल और 8 ब्लैक बॉल है। B2 में मान लीजिए 3 रेड बॉल है और 7 ब्लैक बॉल है, और B3 में मान लीजिए 4 रेड बॉल है और 6 ब्लैक बॉल है ना। इस तरह से आपके पास 3 बॉक्स हैं। अब नॉर्मल प्रोबेबिलिटी की बात देखते हैं क्या होता है। अगर आप नॉर्मल प्रोबेबिलिटी कहेंगे कि इसमें हम रैंडमली अगर एक बैग सेलेक्ट किए तो बैग 1 सेलेक्ट करने का प्रोबेबिलिटी क्या होगा, ये हुआ नॉर्मल प्रोबेबिलिटी। जैसे कि टोटल बैग कितना है 1 2 3, तो टोटल लिख देंगे 3, और उसको न्यूमरेटर में क्या लिखेंगे, बैग 1 की संख्या कितना है 1, तो 1/3 हो गया किसका, ये बैग 1 सेलेक्ट करने का प्रोबेबिलिटी। तो इसी को कहते हैं हम नॉर्मल प्रोबेबिलिटी। जैसे कि बैग 2 सेलेक्ट करने का प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगा, ये भी हो जाएगा बैग 2 कितना है 1, फेवरेबल आउटकम्स कितना है 1, टोटल आउटकम्स 1 2 3, 3 बैग 3। तो ऐसे ही बैग 3 सेलेक्ट करने का प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगा, ये भी हो जाएगा 1/3। तो ये हो गया नॉर्मल प्रोबेबिलिटी। काफ़ी इजी है, देखिए ये हम पार्ट 2 में पढ़ाए थे, अच्छे से पढ़ाए थे नॉर्मल प्रोबेबिलिटी को, काफ़ी कॉन्सेप्ट से पढ़ाए थे और बहुत सारा क्वेश्चन में डिस्कस किए थे। तो ये हो गया नॉर्मल प्रोबेबिलिटी कॉन्सेप्ट। अब देखिए कंडीशनल प्रोबेबिलिटी वैसे पार्ट 5 में आपको बहुत ब्रॉडली पढ़ाए थे, काफ़ी विस्तार से पढ़ाए थे, लेकिन अभी भी हम जस्ट एक लाइन में चर्चा कर लेते हैं। कंडीशनल प्रोबेबिलिटी में क्या होता है कि एक दिया रहता है फिर दूसरा निकालने कहता है। जैसे कि अगर आपको कह दे इसमें कि कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, इसमें अगर कह दे कि प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड बॉल क्या होगा, यहाँ देखिए कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड बॉल क्या होगा जब आप B1 सेलेक्ट किए हैं। जब आप B1 सेलेक्ट कर लिए हैं तब रेड बॉल का आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगा, देखिए तो B1 सेलेक्ट किया तो पहले B1 में जाएंगे और क्या कहते हैं देखेंगे B1 में टोटल बॉल कितना है 8 + 2 = 10, तो B1 में 10 बॉल है और कहता है रेड बॉल का प्रोबेबिलिटी निकालिए। तो देखिए B1 में रेड बॉल की संख्या कितना है, क्योंकि हम प्रोबेबिलिटी जानते हैं क्या होता है फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल आउटकम्स। तो B1 में फेवरेबल आउटकम्स कितना, फेवरेबल क्या है रेड बॉल का आना, तो रेड बॉल कितना है 2, तो 2
अपॉन टोटल आउटकम्स कितना हो जाएगा 10, ये 1/5 हो गया। अब देखिए अगर आपसे कह दें प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड बॉल जब B2 सेलेक्ट किए, क्या देख रहे हैं कंडीशन प्रोबेबिलिटी है कि एक कंडीशन दिया हुआ आपको कि B2 आप सेलेक्ट कर लिए, इसका मीनिंग क्या हो गया, इसका मीनिंग हो गया प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड बॉल व्हेन बैग 2 हैज़ सेलेक्टेड, जब बैग 2 सेलेक्ट किया गया हो उसके बाद रेड बॉल की प्रोबेबिलिटी क्या होगा, है ना। जब एक इवेंट हुआ रहता है फिर उसमें दूसरे इवेंट का प्रोबेबिलिटी पूछते हैं, वही कंडीशन प्रोबेबिलिटी आता है, हम जो कि पार्ट 5 में काफ़ी ब्रॉडली इसको डिस्कस किए थे। तो देखिए अब B2 में रेड बॉल का प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगा, जब B2 में रेड बॉल कितना है 3 और क्या कहते हैं टोटल बॉल कितना है 10, तो 3/10 हो गया। इसी तरह आपसे पूछ दे कि प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड बॉल जब B3 सेलेक्ट किया तो ये क्या हो जाएगा, देखिए रेड बॉल कितना है 4 और टोटल कितना है 10 यानी कि 2/5, तो यही हो गया कंडीशन प्रोबेबिलिटी। और टोटल प्रोबेबिलिटी हम पार्ट 11 में काफ़ी अच्छे से चर्चा किए थे और अभी भी देखिए फिर से एक बार चर्चा कर रहे हैं ये टोटल प्रोबेबिलिटी के बारे में। अगर आपसे पूछ दें टोटल प्रोबेबिलिटी क्या कहते हैं रेड बॉल का क्या होगा, अगर तीन बैग आपके पास है B1 B2 B3 और B1 में 2 रेड बॉल और 8 ब्लैक बॉल है, B2 में 3 और 7 है और B3 में 4 रेड बॉल और 6 ब्लैक बॉल है, तब कहेगा आपको टोटल प्रोबेबिलिटी क्या होगा रेड बॉल का टोटल प्रोबेबिलिटी क्या होगा। तो आप टोटल प्रोबेबिलिटी में पढ़े थे कि रेड बॉल कहाँ से आ सकता है, देखिए रेड बॉल B1 से भी आ सकता है, रेड बॉल B2 से भी आ सकता है, रेड बॉल B3 से भी आ सकता है। तो यहाँ पढ़े थे प्रोबेबिलिटी ऑफ जब B1 से आए रेड बॉल तो उसका प्रोबेबिलिटी, और ये क्या आ सकता है प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड बॉल विद B2 और प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड बॉल विद B3, ये पढ़े थे आप टोटल प्रोबेबिलिटी में। अब इसे हम कैसे डिफाइन किए थे, हम जानते हैं कि पहले फॉर्मूला हम पढ़ चुके थे कंडीशन प्रोबेबिलिटी का, प्रोबेबिलिटी ऑफ A जब B गिवन हो तो क्या होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ A B एक साथ हो प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ B, ये होता है कंडीशन प्रोबेबिलिटी में। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटरसेक्शन B या A और B, ये क्या हो जाता है प्रोबेबिलिटी ऑफ B इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ A व्हेन B हैज़ गिवन, ये फॉर्मूला होता है। ये फॉर्मूला यही हम यूज करेंगे यहाँ पे। देखिए तो यहाँ B की जगह पे क्या है, B की जगह पे है A की जगह पे क्या है R और B की जगह पे क्या है आपको B1, तो यहाँ पे क्या हो गया देखिए प्रोबेबिलिटी ऑफ यहाँ हो जाएगा B1, जब B1 सेलेक्ट किया उसका प्रोबेबिलिटी, और फिर जब B1 सेलेक्ट हो गया तब रेड बॉल का प्रोबेबिलिटी क्या होगा, ये होता फॉर्मूला। यहाँ से फॉर्मूला ड्राइव किए हम, वैसे पार्ट 11 में काफ़ी अच्छे से इसको डिस्कस किए थे। अब देखिए प्लस, और का मीनिंग क्या होता है प्लस, फिर ये इसका मीनिंग क्या हो जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ B2 एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड व्हेन B2 है सेलेक्टेड, इसका मीनिंग ये हो गया। और फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ B3 और प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड व्हेन B3 सेलेक्टेड, ये होगा टोटल प्रोबेबिलिटी। अगर आप ये तीनों सीख गए तो अब आपको बेस थ्योरम में एक मतलब जरा भी प्रॉब्लम नहीं होगा और बेस थ्योरम में कोई भी क्वेश्चन को आप तुरंत बना दोगे। अब इसको हम रिवर्स प्रोबेबिलिटी क्यों कहते हैं, अब ये देखिए, अभी इतना समझ गए। अब देखिए इसी क्वेश्चन में हम क्वेश्चन लिखते हैं और उसे आपको समझाएंगे इसको हम रिवर्स प्रोबेबिलिटी क्यों कहते हैं। फिर उसके बाद हम बेस थ्योरम का थ्योरेटिकल डिफिनेशन जानेंगे और फॉर्मूला जानेंगे। तो देखिए अब अगर आपको क्वेश्चन में दिया हो, देखिए अगर आपको क्वेश्चन में ये दिया हो B1 B2 B3 तीन बैग है जिसमें कि B1 में ये बॉल है, B2 में ये बॉल है और B3 में ये बॉल है। अब आपसे कहेगा इफ वन बॉल इज randomly selected from any one of these given bag and it is found that selected ball is of रेड कलर, है ना, रेड कलर, देन what is the probability that this selected red ball
हैज़ कैम फ्रॉम बैग 2। अब देखिए यही है बेस थ्योरम का क्वेश्चन। अब पहले क्वेश्चन जानिए इसको रिवर्स थ्योरम, रिवर्स प्रोबेबिलिटी क्यों कहते हैं, इसके बाद ये कॉन्सेप्ट जानने के बाद हम बेस थ्योरम को अच्छे से डिफाइन करेंगे, थ्योरेटिकल डिफिनेशन जानेंगे। क्वेश्चन में क्या कर रहा है देखिए, कहता है इफ वन बॉल इज रैंडमली सिलेक्टेड फ्रॉम एनी वन ऑफ दिस गिवन बैग, दिया गया वो 3 बैग है, इसमें से किसी एक बैग से कोई एक बॉल रैंडमली सिलेक्ट किया गया, एंड इट इज फाउंड दैट द सिलेक्टेड बॉल इज ऑफ रेड कलर। क्या देखा गया, जो बॉल आप सिलेक्ट किए हैं देखा गया कि वो बॉल रेड कलर का है, वो आपको बता दिया गया। तब कह रहा है देन व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट सिलेक्टेड बॉल हैज कम फ्रॉम B2। कहता है कि आपके पास मान लीजिए 3 बैग है, इसी तरह से आप आंख बंद करके एक बैग को रैंडमली एक बॉल को रैंडमली सिलेक्ट किए। सिलेक्ट कैसे किए होंगे, कैसे निकाले होंगे, कैसे निकालोगे रैंडमली, पहले आंख बंद किए तो पहले एक बैग को सिलेक्ट किए होंगे, एक बैग में से हाथ घुसा करके फिर एक बॉल निकाले होंगे। तो क्या कहता है, फिर आप आंख खोल के देखें तो ये बॉल रेड बॉल है। तो अब आप सोचिएगा कि जो रेड बॉल आया, क्या प्रोबेबिलिटी है कि ये बैग 1 से ही आया हो, क्या प्रोबेबिलिटी है कि यह बैग 2 से ही आया हो, क्या प्रोबेबिलिटी है कि बैग 3 से आया हो। तो यही जो है सो हम क्वेश्चन को हम रिवर्स थ्योरम से बनाते हैं, यानी कि बेस थ्योरम से बनाते हैं। अब देखिए रिवर्स थ्योरम इसको इसलिए कहते हैं कि जो घटना हो गया है, क्या किया आप आंख बंद करके एक बैग को सिलेक्ट किए, बैग को सिलेक्ट करने से एक बॉल को रैंडमली निकाले, उसके बाद क्या देखें बॉल रेड है। अब जो चीज़ आप कर लिए हैं फिर रिवर्स बैक से वहीं जा रहे हैं, क्योंकि आप देख लिए एक बॉल मेरा रेड है, रेड बॉल आ गया और रेड बॉल कहाँ से है, किसी एक बैग से आया होगा, फिर आप रिवर्स होकर के जा रहे हैं कि उसी पॉइंट पे कि बैग 2 से ये बॉल आया होगा, ऐसा क्या प्रोबेबिलिटी होता है। इसलिए इसको हम रिवर्स प्रोबेबिलिटी भी कहते हैं, वैसे इसका नाम बेस थ्योरम है। तो बस इसी टाइप क्वेश्चन को हम बेस थ्योरम से बनाते हैं। अब आइए हम डिफिनेशन पढ़ते हैं बेस थ्योरम का क्या होता है। तो अभी के एग्जांपल में हम लोग क्या देखें कि बेस थ्योरम में हमेशा एक रिक्वायर होता है, एक रिक्वायर इवेंट होता है और एक गिवन इवेंट होता है, जो कि जब गिवन इवेंट दिया हुआ हो तो रिक्वायर इवेंट हमको निकालना होता है। जैसे कि रिक्वायर ये था कि जो रेड बॉल सेलेक्ट हुआ वो बैग B2 से सेलेक्ट हुआ होगा, उसका प्रोबेबिलिटी क्या है, ये रिक्वायर होगी, हमको निकालना है। और गिवन क्या था कि जो हम बॉल एट रैंडम सेलेक्ट किए, जो बॉल हम ड्रॉन किए एट रैंडम, वो बॉल रेड है, तो रेड बॉल है, वो ड्रॉन बॉल इज रेड, ये क्या था गिवन था। और निकालना क्या था कि ये गिवन बॉल जो है, ये रेड बॉल जो है वो बैग 2 से आया होगा। यानी कि एक रिक्वायर इवेंट होता है इस बेस थ्योरम में और एक गिवन इवेंट होता है। तो आइए इसको हम थ्योरेटिकल समझते हैं। अब मान लीजिए लेट E1 E2 E3 En are and mutually exclusive and exhaustive event of a random experiment and A be an event which can be happen either with E1 or E2 or E3 or En, देन अब ये क्या करा E1 E2 E3 En जो है एन म्यूचुअली एक्सक्लूसिव और एग्जॉस्टिव इवेंट है किसी एक रैंडम एक्सपेरिमेंट का, और एक एक ऐसा इवेंट है जो कि किसी एक के साथ हो सकता है, चाहे वो E1 के साथ भी हो सकता है, वो E2 के साथ भी हो सकता है, E3 के साथ भी हो सकता है। जैसे कि जस्ट अभी हम एग्जांपल में दिए 3 बैग था और रेड बॉल हम क्या किए थे, एक बॉल रैंडमली सिलेक्ट किए थे और वो रेड बॉल था, तो हम क्या देखे थे रेड बॉल जैसे वो निकल सकता है बैग 1 से भी, बैग 2 से भी, बैग 3 से भी, वही के कह रहा है एक ऐसा इवेंट है जो कि किसी के साथ हो सकता है। देन तब कहता है उसका प्रोबेबिलिटी क्या होगा, ए का प्रोबेबिलिटी क्या होगा जो वो EI यानी कि किसी एक पार्टिकुलर इवेंट के साथ हुआ हो, यानी कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए EI के साथ ए हुआ है, उसका प्रोबेबिलिटी क्या होगा। देखिए इसमें भी क्या दिया हुआ, एक ऐसा इवेंट है जो कि गिवन इवेंट है ना, इसको हम लिख सकते हैं ए क्या है, एक गिवन इवेंट है, ए है गिवन इवेंट, और EI क्या है,
ये ई आई के साथ ही हुआ होगा उसका प्रोबेबिलिटी क्या होगा वो निकालना है। ये है रिक्वायर, है ना, रिक्वायर है। रिक्वायर मतलब क्या है कि जो ए जो है वो ई आई के साथ हुआ होगा, वो रिक्वायर है, और ए क्या है, गिवन इवेंट है। यानी कि इसको हम इस तरह से लिखते हैं। ये बेस थ्योरम का जो ये फॉर्मूला होता है, ये जो बेस थ्योरम होता है वो इस तरह से डिफाइन होता है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए विद ई आई, ए एंड ई आई अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ ई आई, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए व्हेन ई आई हैपन, आई बिलोंग टू 1 से n। तो इस तरह से डिफाइन होता है 1 से n तक। ये क्या देख रहे हैं, ये तो आप टोटल प्रोबेबिलिटी में पढ़े थे, और ये क्या नीचे में जो होता है वो नंबर ऑफ सैंपल स्पेस होता है। सैंपल स्पेस में कितना आउटकम्स है उसका नंबर होता है। तो यानी कि सैंपल स्पेस जो है सो हम बेस थ्योरम का किससे कैलकुलेट करते हैं, कैलकुलेट करते हैं हम टोटल प्रोबेबिलिटी थ्योरम से, क्योंकि ये टोटल प्रोबेबिलिटी थ्योरम में ये पढ़े थे। तो यानी ये यहाँ से क्या देख रहे हैं, ये ऐसे भी है प्रोबेबिलिटी ऑफ, यहाँ से कह सकते हैं आप, तो ये क्या है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए क्या है, रिक्वायर अपॉन गिवन। तो आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ रिक्वायर एंड गिवन एक साथ अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ गिवन, टोटल प्रोबेबिलिटी ऑफ गिवन, गिवन टोटल प्रोबेबिलिटी है। तो हम यहाँ से एक चीज़ लिख सकते हैं क्या, कि सैंपल स्पेस, सैंपल स्पेस ऑफ बेस थ्योरम can be calculated by law of total probability theorem। तो यहाँ से देखिए प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, टोटल प्रोबेबिलिटी ऑफ ए का क्या हो जाएगा, टोटल प्रोबेबिलिटी ऑफ ए का क्या हो जाएगा, ए E1 के साथ भी हो सकता है, या ए E2 के साथ भी हो सकता है, या ए E3 के साथ भी हो सकता है, या ए किसके साथ हो सकता है, EI के साथ भी हो सकता है, या ए इवेंट जो है सो वो EN के साथ भी हो सकता है। इसी के पीछे मान लीजिए कोई एक इवेंट है EI भी कोई एक इस तरह से इवेंट है। तो टोटल प्रोबेबिलिटी यही पढ़े थे हम। तो यहाँ से पी ए क्या हो जाएगा, टोटल प्रोबेबिलिटी हम क्या पढ़े थे कि ये हो जाता है क्या, P ऑफ 1 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए व्हेन E1 हैपन, यही होता था ना। फिर प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, प्रोबेबिलिटी ऑफ E2, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए व्हेन E2 हैपन, फिर प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ E3, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए व्हेन E3 हैपन, प्लस ये हो जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ EI एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ ए व्हेन EI हैपन, प्लस डॉट 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 प्रोबेबिलिटी ऑफ EN एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ ए व्हेन EN हैपन। ये पे टोटल प्रोबेबिलिटी में इसी को हम ऐसे लिख सकते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ EI इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए व्हेन EI हैपन, और समेसन I वेरी फ्रॉम 1 to n। देखिए टोटल प्रोबेबिलिटी आ गया, ए का टोटल प्रोबेबिलिटी आ गया, तो यही है ना। तो बस यही है। अब देखिए अब क्या है, इसको तो हम क्या कहते हैं, इस फॉर्मूला पे ही बना सकते हैं, और इसी को हम इस तरफ लिख सकते हैं, इसी को हम इस तरफ लिख सकते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ EI, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए व्हेन EI हैपन अपॉन टोटल प्रोबेबिलिटी ऑफ ए। ये टोटल प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यहाँ से हम डाल देंगे, टोटल प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यहाँ से डाल देंगे, तो यही हो जाएगा। तो जनरली ये कुछ नहीं है ना, ये कुछ नहीं है। अब आपको हम एक क्वेश्चन लेते हैं, और एक क्वेश्चन को इस फॉर्मूला पे ही बनाएंगे, और हम ट्रिक से बनाएंगे, और ये बहुत ही सिंपल से बनेगा। ये इस टाइप का क्वेश्चन है कि आपका कभी गलत ही नहीं होगा। इस थ्योरम पे जो भी क्वेश्चन आएगा कभी गलत नहीं होगा। अभी जस्ट हम क्वेश्चन लेकर के बनाते हैं, वही पिछले वाला क्वेश्चन है उसी को लिखते हैं और फिर से बनाते हैं उसको। देखिए पिछला क्वेश्चन में ये है कि B1 B2 B3 बैग है, जिसमें कि B1 में 2 रेड बॉल है, 8 ब्लैक बॉल है, B2 में 3 रेड बॉल है, 7 ब्लैक बॉल है, एंड B3 में 4 रेड बॉल, 4 रेड एंड 6 ब्लैक बॉल है। फिर कहता है ए बॉल इज रैंडमली ड्रॉन फ्रॉम एनी वन ऑफ द गिवन बैग एंड इट इज फाउंड दैट बॉल इज ऑफ रेड कलर, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट इट इज केम फ्रॉम बैग
2, इट इज़ ड्रॉन फ्रॉम बैग 2। तो यही क्वेश्चन कह रहा है कि 3 बैग है और 3 बैग में जो बॉल दिया हुआ है वो आपके सामने लिखा हुआ कहता है एक बॉल को हम रैंडमली सेलेक्ट किए किसी एक बैग से और फिर देखें कि ये बॉल रेड है, तो ये रेड बॉल जो है सो बैग 2 से आया होगा, इसका क्या प्रोबेबिलिटी होगा। तो जस्ट अभी हमने क्या बताया था कि बेयस थ्योरम वाले क्वेश्चन में 2 इवेंट एक साथ लिखा रहता है, एक रिक्वायर होता है और एक गिवन रहता है। जैसे कि यहाँ पे गिवन इवेंट क्या है आप देखिए खुद, गिवन क्या दिया है, जो फाउंड बॉल इज ऑफ रेड कलर, तो यहाँ हम लिख सकते हैं फाउंड बॉल या ड्रॉन बॉल इज ऑफ रेड कलर। और रिक्वायर क्या है, क्या निकालना है कि ये बैग 2 से आया है या इट केम फ्रॉम बैग 2, ये बैग 2 से आया, इसका क्या प्रोबेबिलिटी, ये रिक्वायर है। तो फॉर्मूला से ये क्या होगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ रिक्वायर बाय गिवन, ये क्या होता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ गिवन इंटरसेक्शन रिक्वायर अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ गिवन। इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ रिक्वायर प्रोबेबिलिटी ऑफ गिवन व्हेन रिक्वायर गिवन अपॉन टोटल प्रोबेबिलिटी ऑफ गिवन, ऐसे भी। और इसको ऐसे भी लिखिए, क्या निकालना आपको, प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड बॉल निकालना जो कि कहाँ से आया होगा, B2 से आया होगा। तो जस्ट आप ऐसे लिख दीजिए, है ना, टोटल प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड बॉल, जैसे कि अभी जस्ट फॉर्मूला में पढ़े थे, इसे भी याद रखिए आप, इसे याद रखिएगा तो ज़्यादा दिक्कत नहीं होगा और गलती आपसे नहीं होगा। और जैसे कि आप फॉर्मूला से देखिए यहाँ पे प्रोबेबिलिटी ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड बॉल, और यहाँ पे क्या लिख देंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड क्या किसके साथ, B2 के साथ, बस ऐसे लिख दीजिए आप। यहाँ से क्या हो जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ B2 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड व्हेन B2 हैपन, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, टोटल प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड, क्या हो जाएगा, टोटल प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड, प्रोबेबिलिटी ऑफ B1 प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड व्हेन B1 सेलेक्टेड प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ B2 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड व्हेन B2 सेलेक्टेड प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ B3 प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड व्हेन B3 सेलेक्टेड, बस ऐसे लिख देंगे। अब देखिए प्रोबेबिलिटी ऑफ B2 वाला प्रोबेबिलिटी यहाँ पे क्या है, 1/3 होगा ना, क्योंकि B2 तो एक ही बैग है और टोटल बैग कितना है, 3 है, तो 1/3। अब इनटू, अब जब B2 सेलेक्ट किए तो उसमें रेड बॉल आने का प्रोबेबिलिटी क्या है, 3/10, ये है ना, 3/10 अपॉन, अब प्रोबेबिलिटी ऑफ B1 क्या है, 1/3। जब B1 सेलेक्ट किए तो रेड बॉल आने का प्रोबेबिलिटी क्या है, 2/10 प्लस फिर प्रोबेबिलिटी ऑफ B2 फिर जब B2 सेलेक्ट किए तो फिर रेड बॉल आने का प्रोबेबिलिटी क्या है, 3/10 फिर प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ B3 क्या 1/3 है प्रोबेबिलिटी ऑफ B3, एंड जब B3 सेलेक्ट किए तो रेड बॉल आने की प्रोबेबिलिटी क्या हो गया, देखिए रेड बॉल 4 है, टोटल बॉल क्या है 10 है। तो देखिए ये 3/10 ये 3/10 ये 3/10 ये 3/10 से कैंसिल हो गया, ये कितना बच गया, 3 अपॉन, यहाँ देखिए 2 + 3 + 4, ये क्या हो गया, 3/9 = 1/3। तो ये हो गया, इस तरह से बन गया, है ना। ये तो हो गया आपको थ्योरेटिकल बनाया आप। अब देखिए हम बेस थ्योरम को कितना सिंपल तरीका से हम एक्सप्लेन करते हैं, हाँ वो देखिए, और उस तरह से अगर आप बनाइएगा तो कभी भी गलती नहीं होगा आपसे। ये तो 1/3 याद रखिए, इस क्वेश्चन को हम दूसरे मेथड से बनाते हैं। तो बेस थ्योरम के कुछ ट्रिक सीखने से पहले हम कुछ बैक में चलते हैं, बैक में कि यानी कि बैक बोले तो 7-8 क्लास में जाते हैं, जहाँ पे हम परसेंटेज का सवाल बनाए थे, परसेंटेज का क्वेश्चन बनाए थे। हाँ, जैसे कि मान लीजिए कि आपका ये स्कूल है, आपके स्कूल में क्लास 1 से क्लास 5 तक के बच्चे हैं, है ना। क्लास ये है फर्स्ट, ये सेकेंड, ये थर्ड, ये 4th क्लास और ये है 5th क्लास। मान लीजिए फर्स्ट क्लास में बच्चे हैं 20 और सेकेंड क्लास में बच्चे हैं 30, ये है 40 एंड ये कितना है, ये है मान लीजिए 5 और ये है 5, है ना। इतना बच्चे हैं स्टूडेंट। तो अगर आपसे पूछें आपके स्कूल में फर्स्ट क्लास के बच्चे का परसेंटेज कितना है, यानी कि फर्स्ट क्लास का कितना % फर्स्ट क्लास का बच्चा है, तो परसेंटेज ऑफ
फर्स्ट क्लास स्टूडेंट्स इन स्कूल। क्या करते थे, फर्स्ट क्लास के बच्चा का स्टूडेंट का हम आपसे पूछते थे परसेंटेज, उसके लिए क्या करते हैं, फर्स्ट क्लास में कितना बच्चा है वो लिखते थे न्यूमरेटर में, टोटल बच्चा कितना है, टोटल बच्चा अगर काउंट कीजिएगा तो ये होगा 100 कर रहे थे, और इंटू 100 से मल्टीप्लाई करके लिखे थे था 20%, यही कर रहे थे ना। अगर आपसे पूछे हम कि सेकेंड क्लास में बच्चे का परसेंटेज कितना है, क्या कर रहे थे, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट इन सेकेंड क्लास अपॉन टोटल बच्चा 100 मल्टीप्लाई 100 से करते बोलते 30%। इसी तरह से आप थर्ड क्लास में निकाल देते 40/100 इंटू 100 इक्वल टू ये हो जाता 40%, ऐसे करते थे ना। तो क्या अब क्या कर रहे थे, यहाँ पे जितना नंबर ऑफ बच्चा रहता था आपको क्लास में उतना अपन टोटल इंटू 100 कर देते। तो अब हमें इस बेस थ्योरम में जो कुछ सीखना है बस इतना ही पार्ट को सीखना है, बस जो पूछा जाए वो अपन टोटल, है ना, जो पूछा जाएगा वो अपन टोटल कर देंगे तो वही हो जाएगा, हमको बेस थ्योरम का क्वेश्चन उसी से बन जाएगा। हाँ, बस इसी को थोड़ा ध्यान रखिएगा। तो आइए इस क्वेश्चन के हम हेल्प से समझते हैं कि इस कॉन्सेप्ट को कैसे यूज करते हैं। हाँ, देखिए कैसे निकलता है ये क्वेश्चन। क्या करेंगे, कह रहा है कि ये रेड बॉल जो है सो B2 से आया होगा, उसका प्रोबेबिलिटी क्या होगा। हम क्या करेंगे, पहले हम टोटल प्रोबेबिलिटी निकाल लेंगे क्या होता है B2 का, है ना। हम टोटल प्रोबेबिलिटी निकालेंगे, जो रेड बॉल का टोटल प्रोबेबिलिटी क्या है। बस हर एक क्वेश्चन में ऐसे ही करेंगे। वो आपको थ्योरेटिकल बताएं, अगर आप 12th एग्जाम में अगर पूछा गया है तो उस तरह से बनाइएगा, लेकिन अगर आप कंपटीशन में बनाते हैं तो अभी इस तरह से बनाइएगा। अब देखिए ट्रिक क्या है, रेड बॉल का हम टोटल प्रोबेबिलिटी निकाल लेंगे। तो रेड बॉल कहाँ से आएगा, देखिए रेड बॉल को मान लीजिए आप R। अब देखिए प्रोबेबिलिटी ऑफ R ये B1 के साथ भी हो सकता है क्योंकि B1 में भी R है, और प्रोबेबिलिटी ऑफ R ये B2 के साथ भी हो सकता है, और प्रोबेबिलिटी ऑफ R ये B3 के साथ भी हो सकता है ना। इसको आप कैसे निकलते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ B1, आप यहाँ कंडीशन प्रोबेबिलिटी पढ़े थे, प्रोबेबिलिटी ऑफ B1 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड इन B1 प्लस, और का मतलब प्लस होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ B2 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड इन B2 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ B3 एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड इन B3, है ना, यही करते हैं ना। अब देखिए प्रोबेबिलिटी ऑफ B1 क्या हो जाएगा 1/3 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड इन B1 क्या हो जाएगा 2/10, देखिए यही होगा। फिर प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ B2 1/3 एंड इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड इन B2 3/10 प्लस फिर 1/3 इंटू 4/10 हो जाएगा, है ना। अब देखिए क्या कह रहा है, अब जो क्वेश्चन पूछा गया अब वो क्वेश्चन लिखिए, प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड विद B2, कहता है ये B2 से आया होगा उसका प्रोबेबिलिटी क्या होगा। अब देखिए B2 वाला को अंडरलाइन कीजिए, B2 वाला क्या है, रेड B2 से यहाँ आया है, इसको अंडरलाइन करेंगे। अब क्या करेंगे, वही हो गया कि आपको पूछ रहे हैं कि क्लास 1 के स्टूडेंट का परसेंटेज क्या होगा। क्या करते थे, बस क्लास 1 के स्टूडेंट को लिखते थे बाय टोटल कर देते थे। तो वही करेंगे हम यहाँ पे क्या करेंगे, B2 से जो सो रेड बोला है उसका प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगा 1/3 इंटू 3/10 अपन टोटल कर देंगे, 1/3 इंटू 2/10 प्लस 1/3 इंटू 3/10 प्लस 1/3 इंटू 4/10। देखिए फिर कट जाएगा 3/10 ये हो गया 3/2 प्लस 3 प्लस 4 ये क्या हो जाएगा 3/9 इक्वल टू 1/3। बस बेस थ्योरम को हम सिंपल बस जो 8th-9th स्टैंडर्ड में परसेंटेज क्वेश्चन बनाते समय हम सोचते थे बस वही सोचेंगे और जिसके बारे में पूछेगा। अब अगर आपसे पूछता कि प्रोबेबिलिटी क्या होगा रेड बॉल का, जब B1 सिलेक्ट हुआ हो तो कहता कि क्या प्रोबेबिलिटी, जैसे यहाँ B2 है, B2 जगह B1 कर दे, क्या करेंगे हम B1 अपन टोटल कर देंगे अब, है ना। अब यहाँ कर देंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ B1 एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड इन B1 अपन टोटल प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड, यही कर देंगे, है ना। तो बस यही हो गया, यही हो गया। अब आइए कुछ 2-4-5 क्वेश्चन के हेल्प से भी हम इसके कॉन्सेप्ट को समझते हैं। आइए इस 3 क्वेश्चन के हेल्प से हम बेस थ्योरम को समझते हैं। पहला क्वेश्चन क्या कर रहा है, कहता है ए मैन इज नोन टू स्पीक ट्रूथ 3 आउट ऑफ 4 टाइम्स, ही थ्रोज ए डाइस एंड रिपोर्ट दैट इट इज 6, देन
फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट इट इज एक्चुअली 6, है ना। कहता एक आदमी है जो कि 4 बार में 3 बार ही सही बोलता है, यानी कि एक बार गलत बोलता है। सही बोलने का प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगा 3/4, यानी कि सही नहीं बोलने का प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगा 3/4 यानी कि 1/4। फिर कहता है वो एक डाइस को थ्रो करता है और वो रिपोर्ट करता है कि वो 6 आया, यानी कि वो डाई को थ्रो किया और वो किसी को रिपोर्ट किया, बताया कि हम जो डाई को अभी थ्रो किए हैं उसमें 6 आया है ना। तो फिर कहता है कि प्रोबेबिलिटी क्या होगा कि रियली में 6 ही आया होगा। तो देखिए वो तो 2 केस हो सकता है, या तो रियली में 6 आया हो और वो जो है सो 6 बोला हो, रिपोर्ट किया और 6 आया है, या हो सकता है कि 6 नहीं आया हो और वो झूठ बोल दिया कि हाँ मेरा 6 ही आया है। तो वही कह रहा है कि इस रियली में 6 आया है और वो रिपोर्ट में 6 किया, इसका प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगा। तो देखिए गिवन क्या है, गिवन है आपको कि रिपोर्ट 6, यानी कि ही रिपोर्ट 6, वो रिपोर्ट करता है कि 6 है। और रिक्वायर क्या है, रिक्वायर है मेरा क्या, इट इज एक्चुअली 6, इट इज 6, ये रियली में 6 ही है ना। तो अब इस गिवन को मानिए ए, जहाँ भी गिवन होगा वहाँ हम इवेंट ए मानते हैं। तो यानी कि प्रोबेबिलिटी ऑफ 6 और ए के साथ, यानी कि रियली में 6 आया है और वो रिपोर्ट भी 6 किया, तो उसका प्रोबेबिलिटी क्या होगा, है ना, यही है ना, प्रोबेबिलिटी ऑफ 6 इट इज 6। और ए क्या है, ही रिपोर्ट्स 6, है ना। तो कहता है कि रियली में 6 आया है और वो 6 रिपोर्ट भी किया, इसका प्रोबेबिलिटी क्या होगा। तो अब देखिए वो जो रिपोर्ट किया 6, उसका टोटल प्रोबेबिलिटी पर निकाल लेते हैं। जस्ट अभी हम बताए थे कि टोटल निकाल लेंगे, जो पूछेगा हम वही लिखेंगे। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए क्या है, ही रिपोर्ट 6, क्या क्या कंडीशन हो सकता है। देखिए हो सकता है कि वो जो रिपोर्ट किया 6 वो रियली में 6 है और तब वो रिपोर्ट किया है 6, या हो सकता है वो रिपोर्ट किया 6, यानी कि वो रिपोर्ट किया 6 है लेकिन रियली में वो 6 नहीं था, कुछ और था, यही हो सकता है ना। अब देखिए क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ 6, जब प्रोबेबिलिटी ऑफ 6 यानी कि जब 6 आ गया है तब वो रिपोर्ट किया 6, उसका प्रोबेबिलिटी क्या है, फिर प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ जो 6 नहीं आया है और फिर जो है सो वो रिपोर्ट करता है कि 6 है, तब क्या हो जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ 6 आया है, 6 आया होगा उसका प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगा, 6 आया है उसका प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगा, किसी डाई को अगर थ्रो कीजिएगा तो आउटकम्स क्या हो जाएगा, टोटल नंबर आउटकम्स 1 2 3, ये 6 होगा, 6 हो जाता है। और प्रोबेबिलिटी ऑफ 6 क्या हो जाएगा 1/6, ये हो जाएगा ना 1/6 इंटू, अब देखिए प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यानी कि ही रिपोर्ट 6, और जब 6 रियली में आया है यानी कि रियली में 6 आया है और वो रिपोर्ट भी रियली में किया यानी कि वो ट्रूथ बोला है, सही बोला है, तो सही बोलने का प्रोबेबिलिटी क्या है यहाँ पे 3/4 है, यानी कि 3/4 यही हो जाएगा। प्लस और जब 6 नहीं आया है तो 6 नहीं आया होगा, यानी कि 6 नहीं आया होगा तो जब डाई को थ्रो करते हैं आउटकम्स क्या होता है 1 2 3 4 5 6 आता है, यही 6 आता है। तो जब 6 नहीं आया तो इस 5 में से कोई एक आया होगा, इसका प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगा 5/6। और जब 6 नहीं आया है तब वो रिपोर्ट किया है कि 6 है, यानी कि वो झूठ बोला है, यानी कि झूठ बोलने का प्रोबेबिलिटी से कितना हो जाएगा 1 - 3/4। ये देखिए क्या होता है 1/6 इंटू 3/4 प्लस 5/6 इंटू 1/4, ये हो जाएगा ना। अब आपसे क्या पूछ रहा है, अब आपसे पूछ रहा है कि 6 जो है सो मेरा रियली में आया है और वो रिपोर्ट भी किया 6 ही, उसका प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगा। तो अब देखिए इसमें से किसको चूज कीजिएगा, इसमें से इसको चूज कीजिएगा कि 6 आया है और वो रिपोर्ट भी किया है, किसको 6 किया है रिपोर्ट, यानी कि ये वैल्यू चूज कीजिएगा। ये क्या हो जाएगा 1/6 इंटू 3/4 अपॉन टोटल क्या हो जाएगा 1/6 इंटू 3/4 प्लस 5/6 इंटू 1/4, है ना। ठीक है 6 4 6 4 6 4 कैंसिल हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा 3/3 प्लस 5 इक्वल टू 3/8 हो गया, है ना। बहुत ही इजी क्वेश्चन था। क्या देखें, यही देखें कि वो ट्रूथ बोल सकता है और वो फॉल बोल सकता है। ट्रूथ बोलने का प्रोबेबिलिटी क्या है यहाँ पे 3/4 है और फॉल बोलने का प्रोबेबिलिटी क्या है यहाँ पे 1/4 है। तो कहता है कि रियली में 6 आया और वो 6 रिपोर्ट किया, और यहाँ क्या है ये 6 रिपोर्ट किया, लेकिन 6 रिपोर्ट किया
लेकिन 6 रियली में नहीं आया, वही हुआ ना। तो बस यहीं से कैलकुलेट कर लिख दिए, बहुत इजी क्वेश्चन था। अब क्वेश्चन नंबर 2 को देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 को पढ़िए और देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है ए पैक ऑफ 52 प्लेइंग कार्ड्स आर काउंटेड विथ फेस डाउन। कहता है कि उसके फेस को छिपा करके 52 प्लेइंग कार्ड को हम काउंट कर रहे हैं। एंड फाउंड 1 कार्ड इज मिसिंग। कहता क्या है कि ये पाया गया कि एक कार्ड मिस है। तो 52 प्लेइंग कार्ड का जो पैक होता है उसमें एक कार्ड मिस है, तो टोटल कार्ड अब कितना हो गया, ओनली 51 कार्ड हो गया। ठीक कहता है एंड द फ्रॉम रिमेनिंग कार्ड, कहता है रिमेनिंग कार्ड में से 1 कार्ड इज ड्रॉन रेंडमली, एक कार्ड को रेंडमली ड्रॉन करते हैं, निकालते हैं। एंड फाउंड टू बी स्पेड, कहता है वो क्या पाया गया, स्पेड है, यानी कि दिया गया क्या है, फाउंड टू बी स्पेड, यानी कि फाउंड कार्ड जो मेरा स्पेड है वो दिया हुआ है। फिर कहता है देन फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट मिसिंग कार्ड इज स्पेड। प्रोबेबिलिटी निकाले कि मिसिंग कार्ड मेरा स्पेड ही है, उसका प्रोबेबिलिटी क्या होगा। तो देखिए क्या है, यहाँ खुद सोचिए, आपका टोटल 52 प्लेइंग कार्ड का पैक होता है। कहता है एक कार्ड मिस है ना, मिस है कितना, एक कार्ड मिस है कितना, 1 कार्ड, 1 कार्ड। अब टोटल कार्ड कितना हो गया, 51 हो गया, 51 हो गया। फिर क्या कहता है, गिवन क्या है, गिवन है कि ड्रॉन कार्ड इज स्पेड, ड्रॉन कार्ड इज स्पेड। इसको क्या मान लेते हैं हम, इसको मानते हैं SD, यानी कि ये ड्रॉन कार्ड स्पेड है। और रिक्वायर क्या है, रिक्वायर है आपको कि मिसिंग कार्ड इज ऑल्सो स्पेड, मिसिंग कार्ड इज स्पेड। तो वही अब निकालना क्या है, निकालना प्रोबेबिलिटी ऑफ रिक्वायर अपॉन गिवन। रिक्वायर क्या है, रिक्वायर है SM, और गिवन क्या है SD, यही है ना। क्या हुआ होगा, 2 घंटा हो गया हुआ होगा, या हो सकता है मिसिंग कार्ड मेरा स्पेड ही हो, जो एक कार्ड मिस हुआ वो स्पेड ही हो, तब ड्रॉन कार्ड मेरा जो है क्या क्या है, स्पेड है। या हो सकता है मिसिंग कार्ड मेरा स्पेड नहीं है, अब तब जो हम ड्रॉन की कार्ड को वो स्पेड है। यानी कि नीचे में तो टोटल प्रोबेबिलिटी ऑफ स्पेड लिखाएगा, देखिए यहाँ पे नीचे में टोटल प्रोबेबिलिटी ऑफ स्पेड का टोटल प्रोबेबिलिटी लिखाएगा। तो अब ये टोटल क्या होता है वो पहले निकाल लेते हैं हम, है ना। टोटल स्पेड कार्ड का, ड्रॉन कार्ड स्पेड है, ये क्या होगा इसका प्रोबेबिलिटी। अब देखिए इसका प्रोबेबिलिटी ये होगा कि हो सकता है कि जो मिसिंग कार्ड था वो स्पेड ही था, उसके बाद ड्रॉन कार्ड मेरा जो है सो स्पेड है, यानी कि SD। किसके साथ हो सकता है, जब एक कार्ड मिसिंग हुआ हो स्पेड ही, और प्रोबेबिलिटी ऑफ स्पेड ड्रॉन कार्ड स्पेड कब, जब मान लीजिए मेरा क्या कहते हैं मिसिंग कार्ड स्पेड नहीं है। ऐसा क्या हो गया, मतलब मिसिंग कार्ड स्पेड नहीं है। तो यहाँ से क्या लिख सकते हैं, यहाँ सकते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ SM, यानी कि मिसिंग कार्ड जो है स्पेड है। जब मिसिंग कार्ड स्पेड है तब ड्रॉन कार्ड स्पेड होने का क्या प्रोबेबिलिटी है, ये और का मीनिंग क्या होता है, प्लस। फिर जब मिसिंग कार्ड मेरा स्पेड नहीं है उसका प्रोबेबिलिटी, फिर जब मिसिंग ड्रॉन कार्ड स्पेड हुआ कब, जब मिसिंग कार्ड मेरा स्पेड नहीं हो, यही। तो देखिए स्पेड मिसिंग कार्ड जो है मेरा वो क्या कहते हैं स्पेड है, इसका प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगा, इसका प्रोबेबिलिटी क्या होगा खुद सोचिए। स्पेड टोटल कितना होता है, टोटल स्पेड जो होगा वो होगा 13, या जो मिस हुआ होगा 13 में से कोई एक मिस हो गया होगा, है ना। तो मिस हुआ होगा 13 में से कोई एक कार्ड, तो ये इसका प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगा 13/1, यानी कि 13/52, यही होगा ना। जब कहता है मिसिंग कार्ड मेरा स्पेड था तब ड्रॉन कार्ड स्पेड होने का क्या प्रोबेबिलिटी होगा, देखिए अब मिसिंग कार्ड स्पेड है, यानी कि अब टोटल नंबर ऑफ स्पेड क्या हो जाएगा, स्पेड ऑफ टोटल क्या हो जाएगा। जब एक कार्ड मिस हो गया तो -1, 13 - 1 = 12। अब 12 में से कोई एक कार्ड आएगा, यानी कि 12 अपॉन, अब टोटल नंबर कार्ड कितना है, टोटल नंबर कार्ड भी है 51 ही है ना। तो भाई 51 हो जाएगा। फिर प्लस, अब क्या कहते हैं जब मिसिंग कार्ड मेरा स्पेड नहीं है, तो जब मिसिंग कार्ड स्पेड नहीं हो तो क्या हो जाएगा 1 माइनस मिसिंग कार्ड स्पेड, ये हो जाएगा 1 माइनस 13/52। फिर जब मिसिंग कार्ड मेरा स्पेड नहीं है तब ड्रॉन कार्ड जो है मेरा स्पेड होगा। जब मिसिंग कार्ड स्पेड नहीं है यानी कि अब स्पेड कितना है
13 है, यानी कि 13/51 ये हो जाएगा। अब देखिए आपको निकालना क्या है, निकालना है आपको ये कि जब मिसिंग का स्पीड है ना, तब ड्रोन का जो स्पीड है उसका प्रोबेबिलिटी निकालना है। तो अब देखिए ये दोनों कहाँ पे है, ये दोनों खोजिए कहाँ पे, ये दोनों यहाँ पे है, ये यहाँ पे, इसको अंडरलाइन कीजिए, इसको अंडरलाइन कीजिए और ये चीज़ लिखिए, ये ऊपर लिखिए। तो क्या हो जाएगा देखिए, डायरेक्ट वैल्यू लिखते हैं हम, ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 13/52 इंटू 12/51 अपॉन टोटल, यानी कि ये दोनों लिख देंगे यहाँ पे 13/52 इंटू 12/51 प्लस 52 माइनस 13 ये कीजिएगा तो क्या हो जाएगा, देखिए ये तो 1/4 हो जाएगा, 1 माइनस 1/4 इक्वल टू 3/4 इंटू 13/51 ये हो जाएगा आंसर। क्या देखिए बहुत ही इजी क्वेश्चन था। आइए अब क्वेश्चन नंबर 1 पर डिस्कस करते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 1 जो है ये RT 2002 में पूछा गया है सब्जेक्टिव क्वेश्चन। अब बहुत ही इजी क्वेश्चन है, क्वेश्चन पढ़िए और ए बॉक्स कंटेन n कॉइन, कहता है एक बॉक्स में n कॉइन है, m ऑफ विच आर फेयर मीन्स क्या हुआ, उसमें कोई छेड़छाड़ नहीं किया गया है, वो जो कॉइन है वो रियलिटी का कॉइन है। तो कहता है m कॉइन जो है फेयर है एंड द रेस्ट कॉइन इज बेस्ट, रेस्ट कॉइन बेस्ट है मतलब यानी कि उस कॉइन में छेड़छाड़ किया गया है, उसका हेड और टेल आने का प्रोबेबिलिटी 1/2 नहीं है, ये कह रहा है। तो m कॉइन क्या है, फेयर है, और n रेस्ट कॉइन क्या है, वो बेस्ट है। फिर कहता है द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए हेड, द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए हेड व्हेन फेयर कॉइन इज टॉस्ड 1/2 while it is 2/3 when the बेस्ट कॉइन इज टॉस्ड। कहता जब फेयर कॉइन को टॉस करते हैं तो हेड आने की प्रोबेबिलिटी 1/2 है, जबकि बाइस्ड कॉइन को जब टॉस करते हैं उसका हेड आने की प्रोबेबिलिटी 2/3 है। फिर कहता है ए कॉइन इज ड्रॉन फ्रॉम द बॉक्स एट रैंडम एंड इट इज टॉस ट्वाइस। कहता है कि एक कॉइन को हम एट रैंडम निकालें और उसको हम टॉस किए, कितना बार, 2 बार टॉस करते हैं, 2 बार टॉस किए हैं, है ना। देखिए व्हेन बाइस्ड कॉइन एट रैंडम एंड इट इज टॉस ट्वाइस, ये 2 बार टॉस किया गया। फिर कहता है द फर्स्ट टाइम सॉ हेड एंड द सेकेंड टाइम सॉ टेल। फिर कहता है व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट कॉइन ड्रॉन इज फेयर। देखिए अब यहाँ पे रिक्वायर क्या है, रिक्वायर क्या है, कॉइन ड्रॉन इज फेयर है, रिक्वायर क्या लिख सकते हैं हम, ड्रॉन कॉइन इज फेयर, जो फेयर ड्रॉन किए निकाले वो सॉरी ड्रॉन कॉइन इज फेयर, हाँ जो कॉइन को निकाले वो फेयर कॉइन है वो। और गिवन क्या है, गिवन है आपको, हाँ गिवन है आपको कि कॉइन इज ड्रॉन फ्रॉम द बॉक्स रैंडमली एंड इट इज टॉस ट्वाइस, द फर्स्ट टाइम सॉ हेड एंड द सेकेंड टाइम सॉ टेल। क्या है, फर्स्ट टाइम हेड एंड सेकेंड टाइम टेल, ये है ना। तो इसे मान लीजिए ए और इसे मान लीजिए बी, है ना। तो अब देखिए क्या निकालना हमको, प्रोबेबिलिटी ऑफ क्या होता है इसमें, रिक्वायर बाय गिवन। यहाँ तो टोटल गिवन होगा जो दिया हुआ है, फर्स्ट टाइम जो टॉस के हेड आया और सेकंड टाइम टॉस की वो टेल आया, उसका टोटल क्या हो सकता है ना, जो कि टोटल उसका प्रोबेबिलिटी क्या हो सकता है। तो अब खुद देखिए, एक ये बॉक्स है, इस बॉक्स में कह रहा है n कॉइन है, n कॉइन है, इसमें n में से अब देखिए कह रहा है m जो है ये फेयर है, तो रेस्ट कॉइन जो है सो बाइस्ड है, रेस्ट कॉइन बाइस्ड कितना कॉइन होगा, n माइनस m, ये फेयर है तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपको बाइस्ड कॉइन हो जाएगा। अब देखिए प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड फेयर कॉइन में क्या हो जाएगा 1/2, प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड बाइस्ड कॉइन में क्या दिया हुआ है, ये दिया है 2/3, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ टेल क्या हो जाएगा, इसमें 1/2 ही होगा, इसमें क्या हो जाएगा 1 माइनस 2/3 इक्वल टू 1/3, प्रोबेबिलिटी ऑफ टेल यही होगा। अब आप देखिए कि फर्स्ट बार जो है सो क्या कहते हैं, इसका क्या हो जाएगा,
प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, टोटल प्रोबेबिलिटी ऑफ ए क्या हो जाएगा, टोटल प्रोबेबिलिटी ऑफ ए क्या हो जाएगा, हो सकता है जो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए जो है वो हो फेयर के साथ, है ना, यानी कि फेयर सेलेक्ट हुआ हो, फेयर सेलेक्ट होने के बाद जो है सो हम उसको टॉस किए और पहला बार हेड आया और दूसरा बार टेल आया, है ना। और हो सकता है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए किसके साथ, तो बायस्ड के साथ हो सकता हो, सिलेक्टेड कॉइन मेरा बायस्ड रहा हो, उसके बाद टॉस किया तो हेड आया है और फिर टॉस किया तो फिर टेल आया, है ना, यही है। अब देखिए इसको कैसे लिखेगा, इसको लिखिएगा ऐसे, प्रोबेबिलिटी ऑफ फेयर और प्रोबेबिलिटी ऑफ ए व्हेन फेयर सिलेक्टेड, ऐसे लिखिएगा ना, और का मीनिंग प्लस, फिर प्रोबेबिलिटी ऑफ बेस्ट, फिर प्रोबेबिलिटी ऑफ ए व्हेन बेस्ट सेलेक्ट, ऐसे लिखिएगा इसको। अब देखिए प्रोबेबिलिटी ऑफ फेयर क्या हो जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ फेयर हो जाएगा, फेयर कितना कॉइन है, एम कॉइन है, तो फेयर का प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा एम अपॉन कैपिटल एन, है ना। और जब बायस जब फेयर सेलेक्ट किए तब ए पहला बार हेड और दूसरा बार टेल आने की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगा, पहला बार हेड आएगा तो प्रोबेबिलिटी 1/2 और दूसरा बार टेल आएगा तो 1/2, क्योंकि दोनों मेरा होगा हेड टेल तब मेरा काम कंप्लीट होगा। इसे दोनों काम होने के बाद जब काम कंप्लीट होता है उसके लिए हम प्रोडक्ट का यूज़ करते हैं, फिर प्लस हो जाएगा। प्रोबेबिलिटी ऑफ बायस्ड कॉइन का प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगा, बायस्ड कॉइन टोटल है कितना, n माइनस एम है, तो ये हो जाएगा n माइनस एम अपॉन टोटल नंबर ऑफ कॉइन इज n। और जब बायस्ड कॉइन आप सेलेक्ट किए तब हेड आने की प्रोबेबिलिटी क्या है, हेड आने की प्रोबेबिलिटी तब है 2/3 और टेल आने की प्रोबेबिलिटी क्या है 1/3, हो गया। बस अब इसी को यहाँ पर लिख देंगे। अब रिक्वायर अपॉन गिवन में क्या लिखेंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ रिक्वायर यानी कि ए बाय गिवन, ए बाय गिवन क्या है, देखिए ए जो है सो गिवन क्या है, ड्रॉ कॉइल इज फेयर, तो ये गिवन क्या है फेयर, यहाँ फेयर लिख सकते हैं। देखिए यानी द प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाय फेयर, यही आपसे पूछा है ना, तो प्रोबेबिलिटी ए और फेयर देखिए कहाँ पे है, यहाँ पे है, ये है, इसको अंडरलाइन कीजिए, इतना अपॉन टोटल कर देंगे, ये क्या है m अपॉन n इंटू 1/4 अपॉन, फिर देखिए यहाँ पे क्या है, यहाँ पे लिखेंगे फिर m अपॉन n इंटू 1/4 प्लस n माइनस m अपॉन n इंटू 2/9, यही ना। अब देखिए ये n कैंसिल हो गया, ऊपर नीचे 4 से मल्टीप्लाई कीजिए तो क्या आ जाएगा, देखिए ये आ जाएगा, जो ऊपर नीचे आप 4 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा m अपॉन m प्लस n माइनस m इंटू 8/9। अब ये क्या आ जाएगा, ये 9 ऊपर जाएगा तो 9m हो जाएगा अपॉन यहाँ 9m प्लस 8n माइनस 8m, ये क्या हो जाएगा 9m अपॉन m प्लस 8n, ये हो जाएगा प्रोबेबिलिटी आंसर। तो क्या देखिए बहुत ज़्यादा सिंपल था, इसमें बस एक ही चीज़ करना है हमें कि जो रिक्वायर है पहले उसे लिखना है। अब खुद देखिए जितना भी हम क्वेश्चन बनाए हैं इसमें हम 2 चीज़ 3 चीज़ किए हैं, उसको गौर कीजिएगा। हम पहला काम क्या किए हैं, रिक्वायर और गिवन लिखने का, रिक्वायर गिवन लिखने के बाद हम ये लिख दिए हैं जो क्वेश्चन पूछा गया है। उसके बाद क्या किया हम, टोटल प्रोबेबिलिटी ऑफ गिवन, जो गिवन जो है उसका हम टोटल प्रोबेबिलिटी लिखे हैं। टोटल प्रोबेबिलिटी लिखने के बाद क्या किया है, जो अब क्वेश्चन पूछ रहा है उसको अंडरलाइन कर दिए हैं और वो उतना वो वैल्यू अपन टोटल वैल्यू से डिवाइड कर दिए हैं। यानी जब हम परसेंटेज निकालते थे तो क्या कर रहे थे, परसेंटेज निकालते वही करते थे ना, जो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट जो था उतना अपन टोटल गुना 100 कर रहे थे, वही हो गया परसेंटेज, वही कर रहे थे। तो वही परसेंटेज जो निकालते 8 9 था, बस उसी का हम कुछ लॉजिक यहाँ पे यूज किए हैं और उसी लॉजिक से बनाए हैं, है ना। तो ये हो जाएगा, आपको क्या कहते हैं, ये इस तरह सब खत्म हो गया। तो अब मिलते हैं हम लोग अगले क्लास में। अगले क्लास में हम प्रोबेबिलिटी का जो बचा हुआ पार्ट है उसको डिस्कस करेंगे, उसके बाद कुछ क्वेश्चन को भी डिस्कस करेंगे, है ना। तो आप पढ़ते रहिए और रिवाइज बार बार करते रहिए। और जो हम बताए हैं कि जब टोटल प्रोबेबिलिटी आपको नहीं पढ़ा हुआ है, या तो टोटल प्रोबेबिलिटी या क्या कंडीशन प्रोबेबिलिटी, तो आप कंडीशन प्रोबेबिलिटी लेक्चर नंबर 5 और टोटल प्रोबेबिलिटी लेक्चर नंबर 11 से आप पढ़ सकते हैं। तो फिर मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए गुड बाय।